हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्ज़ाम्स मंत्रा में। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि ये हमारी मुलाकात बहुत दिनों के अंतराल के बाद हो रही है, ठीक है ना। शायद 4 से 5 महीने जो मेरी समझ में है। वैसे तो ज़्यादा हो गया है, रेगुलर बेस पे तो वीडियो जनवरी से ही नहीं आए हैं, ठीक है ना। और किस लिए मैं इस बीच में गैप रहा या नहीं आया वो तो बात की बात है, मैं कभी डिस्कस करूँगा। लेकिन अब आपके लिए मैं और साहिल सर दोनों लोग अब क्लासें डेली रूप से सुचारू रूप से चलेंगी, कोशिश रहेगी कि सुचारू रूप से चलती रहें। जैसा कि इस बीच में अभी कोई एग्ज़ाम भी नहीं था तो इतनी दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ना तो अभी यूपी टेट ना तो सी टेट अब दिसंबर में प्रस्तावित हुआ है। और जैसे कि हमने मेन जो एम था कि सुपर टेट की जो मेन एम था वो सुपर टेट का था, लेकिन इस बीच में सुपर टेट के बारे में खबरें तो बहुत आई बट सुपर टेट हकीकत में कहीं अभी तक दिखा नहीं है। और 2022 में दिखने की संभावना भी अभी के हिसाब से तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है कि 2020 में सुपर टेट होगा, 2022 में। और हो सकता है कि 2023 में ये निकालें और निकालना चाहिए भी, ठीक है ना। और 24 का चुनाव लगा है तो मुद्दा बनता भी है कि निकाल लेंगे। और अभी ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली अभी तो नहीं करेंगे 24 से पहले, लेकिन इनका कोई भरोसा भी नहीं है सरकार का कि कब क्या कर दे, ठीक है ना। तो अभी संविदा जैसी कुछ जो खबरें एक बीच में कटिंग अखबार की वायरल हुई थी वो पूर्णतः फेक थी। अभी तक बेसिक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से ऐसा कोई भी नहीं, अभी फिलहाल मंशा तो नहीं है 2024 तक, लेकिन 2024 के बाद इनकी मंशा बिल्कुल हो जाएगी। आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से ही शिक्षकों की भर्ती शायद कराएंगे। तो यही मेहनत यानी करो कि वैकेंसी 2022 लास्ट या 23 में किसी प्रकार आ जाए। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ था। आई होप कि सभी लोगों का अच्छा गया होगा। पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, ठीक है ना। जैसा हमने देखा है कि पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आया था और आई होप कि नंबर सभी के अच्छे आए होंगे। लेकिन राजस्थान में जिसने पेपर दिया उसके लिए खुशखबरी दूसरी ये भी है कि उसका रीट मेंस का एग्ज़ाम 2023 जनवरी में प्रस्तावित है, ठीक है ना। जनवरी 23 में प्रस्तावित है रीट मेंस। तो जिन्होंने रीट का पेपर दिया हुआ है उनके लिए एक पॉजिटिव है कि उनको रीट मेंस देखने को मिल जाएगा जनवरी में, ठीक है ना। तो जनवरी में जो पेपर देगा अभी 4 महीने हैं और इसमें सबको पता है कि राजस्थान के बारे में ही ज़्यादा चीज़ें पूछी जानी हैं। 300 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है ना। उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। माइनस मार्किंग भी है, देखना ये भी है इसमें। और 300 होगा और इसमें शायद 300 में ज़्यादातर जो एक पार्ट है वो राजस्थान से ही रिलेटेड है, चाहे राजस्थान की हिस्ट्री हो, ठीक है ना, या वहाँ की कला संस्कृति हो या वहाँ की जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न बने, ठीक है ना। यानी कि 300 में 200 वहीं का ही आना है, ये 2-4 सब्जेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद राजस्थान की जो शैक्षिक व्यवस्था है, वहाँ का प्रशासनिक जो व्यवस्था है, राजस्थान से संबंधित कम से कम 200 क्वेश्चन 200 नंबर के प्रश्न आने हैं। आफ्टर दैट मैथ जो और सब्जेक्ट रहते हैं वो आएंगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि रीट मेन संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, वहाँ की कला संस्कृति से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनेंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना और जो फिक्स हैं कि उससे क्वेश्चन आएंगे ही, वो मैं यहाँ डिस्कस जरूर करूँगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि सी टेट भी प्रस्तावित है दिसंबर में। तो सी टेट में सभी को पता है कि साइकोलॉजी का जो CDP जो है हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, वो 30 नंबर की आएगी। तो अभी हम
आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम सीडीपी की ही शुरुआत कर रहे हैं, और सीडीपी बिल्कुल हम इस बार बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। जिसने अभी तक बिल्कुल पढ़ा भी नहीं है सीडीपी, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो उसको भी बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दिसंबर में पेपर है, दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं रेगुलर वीडियो मेरी क्लासें होती रही तो, और समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलो हम साइकोलॉजी शुरू करते हैं, और साइकोलॉजी में पहले हम साइकोलॉजी को ही समझते हैं कि है क्या, ठीक है ना। साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान साइकोलॉजी साइकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं मनोविज्ञान। तो पहले समझते हैं कि साइकोलॉजी है क्या। तो देखो साइकोलॉजी जो है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइक और दूसरा है लोगोज, ठीक है ना। तो साइकोलॉजी साइक प्लस लोगोज से मिलकर बना है, जिसमें साइक का जो मतलब होता है वो होता है साउल, और लोगो जिस शब्द के बाद में लग जाता है तो इसका लोगो का मतलब होता है, लोगोज का स्टडी, अध्ययन करना किसी चीज का, वो लोगोस हमें बताता है किसी चीज का अध्ययन करना। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइक का मतलब होता है साउल, और एसडी का मतलब लोगोस का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ साउल इज नोन एज साइकोलॉजी। जब हम अपने आत्मा का अध्ययन करते हैं तो उसको हम मनोविज्ञान बोलते हैं। और ये जो शब्द है साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान हिंदी में स्टडी ऑफ साउल। ग्रीक साइकोलॉजी वर्ड ग्रीक से लिया गया, लेकिन अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद हम जाएंगे लैटिन में, लेकिन अगर ग्रीक है तो हम फिर ग्रीक के साथ जाएंगे। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें और इसके इतिहास के बारे में जानें तो साइकोलॉजी का जो आदि जनक है, ठीक है ना, साइकोलॉजी का आदि जनक यानी मनोविज्ञान का जो आदि जनक है मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को। मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु को माना जाता है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि साइकोलॉजी, देखो आदि जनक पूछे और जनक पूछे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है ना। अगर हम मनोविज्ञान के जनक की बात करें, फादर ऑफ साइकोलॉजी, अगर हम फादर ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो विलियम जेम्स। आपने शायद ये अभी तक यही पढ़ा होगा, ठीक है ना, विलियम जेम्स। तो इसमें मैं एक चीज बताता हूं, विलियम जेम्स को बिल्कुल फादर ऑफ साइकोलॉजी बोलते हैं, लेकिन कहां बोलते हैं इसको? अमेरिका में। अमेरिका के अंतर्गत अमेरिका में हम किसको? विलियम जेम्स को मानते हैं कि ये मनोविज्ञान की शिक्षा नहीं, मनोविज्ञान के जनक हैं। लेकिन अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो हमें देखना होगा ऑप्शन में, अगर विलियम वुंट हैं तो हम ज़्यादा सही रहेगा कि अगर हम विलियम वुंट के साथ जाएं। तो विलियम वुंट को हम विश्व स्तर पर साइकोलॉजी का जनक मानते हैं। और अमेरिका में, आई डोंट नो दैट दिस इज विजुअल और नॉट, बट अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो साइकोलॉजी का जनक विलियम जेम्स को माना जाता है, और विश्व स्तर की बात करें तो विलियम वुंट को मानते हैं। लेकिन अभी साइकोलॉजी की और हम बात करें तो जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी जो शब्द है, स्पीड थोड़ा ज़्यादा लग रही होगी, तो इसका मेन रीज़न ये है कि बहुत
इस बीच में जो गैप था वो काफ़ी बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इस वजह से थोड़ा स्पीड ज़्यादा लग रही होगी, तो उसको थोड़ा मैनेज करना। 2-3 क्लासों में स्पीड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, तो स्पीड की चिंता नहीं करना, ठीक है ना। और इसको ऐसा भी नहीं है कि कुछ ऐसा कठिन भी है जो समझ में ना आ रहा हो, कोशिश कर रहा हूँ पूरा समझ में आएगा, लेकिन ठीक है ना। तो अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी जो शब्द है, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शब्द की अगर हम बात करें तो इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक मनोवैज्ञानिक थे रूडोल्फ गोयल्क। रूडोल्फ गोयल्क नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अपनी साइकोलॉजिया पुस्तक में। साइकोलॉजिया ये किताब का नाम है, ठीक है ना। सर्वप्रथम साइकोलॉजी मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गोयल्क ने अपने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में किया था। तो एक ये भी पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करें, इसमें एक पॉइंट और देख लेना कि वैसे हम शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं किसको? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक सबको पता है किसको बोलते हैं? ठीक है ना, किसको बोलते हैं? थॉर्नडाइक को, सबने पढ़ा है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट लिख लो कि अगर हम बात करें, एक मनोवैज्ञानिक थे डीसी बर्नलाइनर, एक ये भी नाम याद रखना, बर्नलाइनर। थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया कि ठीक है ना, साइक प्लस लोगोज, साउल प्लस एस डी, यानी एसटीडी ऑफ साउल इज नोन एज साइकोलॉजी। और ये ग्रीक भाषा का शब्द है, अगर ग्रीक ना हो तो अब हम लैटिन में जाएंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं, और मनोविज्ञान का आदि जनक अरस्तु को बोलते हैं। इतनी बात तो हमने सीख ली। एक थे डीसी बर्नलाइनर करके एक मनोवैज्ञानिक हुए। देखो, अगर सिंपल सा है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये वर्ड इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं, डीसी बर्नलाइनर। अगर प्रश्न में ये आता है कि डीसी बर्नलाइनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा गया है? फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, सॉरी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, ये तो कुछ ज्यादा ही खराब है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसके अनुसार? डीसी बर्नलाइनर के अनुसार। ये भी हमें नाम याद रखना है। तब हम जाएंगे विलियम जेम्स के अनुसार, सॉरी विलियम जेम्स, क्योंकि विलियम जेम्स को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसी ने माना है तो डीसी बर्नलाइनर ने माना है। तो अभी तक हमने देखा कि साइकोलॉजी का जो थोड़ा इतिहास है, हम उसकी बात कर रहे थे कि वर्ड कहाँ से आया, ठीक है ना। इसके बाद एक मनोवैज्ञानिक हुए एबिंगहास, ठीक है ना। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। और डीसी बर्नलाइनर के अनुसार अगर पूछे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है तो विलियम जेम्स है। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है। सिंपल साधारण की प्रश्न पूछता है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो हम जाएंगे थॉर्नडाइक, ठीक है ना, सबको ये पता है। इसको थोड़ा आप साफ कर देते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए, अभी हमने नाम लिया था एबिंगहास। क्या नाम लिया था? एबिंगहास। एबिंगहास ने
मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन दी है, ये पूछी जाती है, काफ़ी बार पूछी भी गई है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान का इतिहास, मनोविज्ञान का अतीत मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा। एबिंगहॉस ने कहा कि मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन जो इसका इतिहास है बहुत छोटा है। इतिहास जानते हो, इतिहास की अगर हम बात करें, सभी को पता है कि इतिहास उसको कहते हैं जिसके हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का अध्ययन हमने इस शिक्षा के क्षेत्र में 16वीं शताब्दी से शुरू किया था। 16वीं शताब्दी में इसको हम आत्मा का मनोविज्ञान बोलते थे। इसको प्लेटो, डेकार्टे वगैरह इसके समर्थक हुआ करते थे। प्लेटो हुए, अरस्तु हुए, डेकार्टे हुए, ये सब इसके, ठीक है ना, समर्थक हुआ करते थे। ये 16वीं शताब्दी की बात है। तो हम जो एबिंगहॉस है वो कह रहे हैं मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है, ये 16वीं शताब्दी से नहीं, ये तो हमारे गुरुकुल के समय से, ठीक है ना, जब ऋषि मुनि अपने गुरुकुल में शिक्षा दिया करते थे उस समय भी हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते थे। तो इसका इतिहास अतीत तो बहुत लंबा है, लेकिन इतिहास बहुत छोटा है। ये एबिंगहॉस की डेफिनेशन है, ठीक है ना। इसके बाद हम एक दो पॉइंट और देखते हैं, ये थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका अतीत तो बहुत लंबा है और इतिहास इसका बहुत छोटा है। इसके बाद अगर हम देखें तो अभी हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान की बात, तो मनोविज्ञान में ही हम एक और देखते हैं कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सभी को पता है कि 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नामक शहर में खोली गई थी। और ये खोली किसने थी? विलियम वुंट ने, ठीक है ना, विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली, ठीक है ना। लाइब्रेरी, ठीक है ना, फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना, 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान में खोली थी। तो इसलिए विलियम वुंट को हम प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। किसको? विलियम वुंट को, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ कि 1879 के बाद, इसके बाद हम बात करें 1890 में ये एक दो तीन तथ्य हैं, ज़्यादा की बात नहीं करेंगे, बस 2-3 तथ्यों की बात करते हैं। 1890 में एक जो विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल
ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में विलियम जेम्स ने अपनी जो पुस्तक थी उसको प्रकाशित किया। इसके बाद 1892 में स्टैनले हॉल ने अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संगठन का ये समय ज़्यादा इसमें माथा पच्ची हो रही है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ का इन्होंने गठन किया था 1892 में स्टैनले हॉल को। और स्टैनले हॉल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, इन्हीं को कहा जाता है कि ये किसके एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था के जनक के नाम में भी इन्हीं को जाना जाता है, किशोरावस्था के जनक। इन्होंने कहा था कि जवानी एक ऐसी अवस्था होती है जहां वो बड़ा तूफान मचा होता है, संघर्ष भी होता है, ठीक है ना, तो उसको जवानी बोलते हैं। और बंदा अगर यहीं सुधर गया तो सुधर गया, और इस फेस में बंदा किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, क्योंकि सब कुछ चाहिए होता है लाइफ का, ठीक है ना। वो इस अवस्था में सोच ही नहीं पाता उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही क्या गलत है, फैसला ही नहीं ले पाता है। खुद को समझता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, बट हकीकत में परिपक्व नहीं हुआ होता है, और ऐसे में गलत फैसले भी ले लेता है। अगर सही डायरेक्शन में गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तो बहुत सारे तनाव तूफान की अवस्था वही स्टैनले हॉल हैं। इन्होंने 1892 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ की स्थापना की थी। ये कुछ पॉइंट थे। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं, 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसमें देखना यह है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले कहा गया आत्मा का विज्ञान। इसको 4 उसमें बांटा गया है, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, और चेतना का विज्ञान, और इसके बाद व्यवहार का विज्ञान। तो देख लेते हैं थोड़ा। इसके बाद स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की हम बात करेंगे नेक्स्ट में। तो पहले इसको देखते हैं कि इसको अब 4 पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, मनोविज्ञान को। तो पहला इसमें है आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, और ये कब की बात है, 16वीं शताब्दी की, ठीक है ना, कि जो मनोविज्ञान है वो क्या है, आत्मा का विज्ञान है। ये 16वीं शताब्दी में कहा गया, और इसके जो समर्थक थे वो प्लेटो, ठीक है ना, अरस्तु, ये सब इसी में आते हैं, डेकार्टे, ये सब किसके समर्थक थे कि मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है। लेकिन इनकी इस बात को खंडन कर दिया गया, इनकी इस बात का खंडन कर दिया गया, और ये कहा गया कि आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, तो ये आत्मा का विज्ञान तो नहीं हो सकता है। तो इसके बाद इसको फिर मन का विज्ञान कहा गया। किसका, मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसके समर्थक कौन कौन से, तो याद रखना कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा है, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ये। और इसके बाद मन का विज्ञान, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मन का विज्ञान, मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा है। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है
नॉजी। इसके समर्थक और भी थे, इसमें थे कांट, ठीक है ना, ये इसके समर्थक थे। इसके बाद इसको भी, मन के विज्ञान को भी, कि मन क्या है, मन को भी हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर मन का जो विज्ञान था, इस पॉइंट को भी मनोवैज्ञानिकों ने नकार दिया। इसके बाद तीसरे पे कहा गया, ये मनोविज्ञान अपना स्वरूप बदल रही है कि पहले हुई आत्मा का, फिर मन का, अब इसके बाद हो जाएगी चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। और इसमें चेतना के विज्ञान के जो समर्थक थे वो सबको अच्छी तरीके से, एक विलियम जेम्स थे, विलियम वुंड भी थे, एक सली करके थे। तो विलियम जेम्स, विलियम वुंड वगैरह जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। लेकिन चेतना के विज्ञान को भी, इसको, इस पॉइंट को भी काट दिया गया और कहा गया कि चेतना जो है ना, चेतन तो सिर्फ 10% होता है, और जो हमारा चेतन मन है वो तो सिर्फ 10% है, और तो अचेतन मन है, ठीक है ना। तो इस आधार पर अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो चेतना का जो मनोविज्ञान था, ये भी अवधारणा अपने आप में गलत हो गई। इसके बाद चौथे में इसको कहा गया व्यवहार का, व्यवहार का विज्ञान, ठीक है ना। जब हम व्यवहार के विज्ञान की बात करते हैं तो ये बात आ गई, ये 16वीं शताब्दी, 18वीं, ये 19वीं, और ये बात आ गई 1913 की। और इस व्यवहारवाद का जनक हम बात करें तो व्यवहारवाद का जनक माना जाता है वाटसन को। किसको? वाटसन को, जेबी वाटसन, इसको मनोविज्ञान, व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। और इन्होंने कहा कि हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से का अध्ययन करके बता सकते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ठीक है ना। तो व्यवहार के आधार पर हम उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। और इनके समर्थक हुए वाटसन के ही, ठीक है ना, स्किनर के बाद थॉर्नडाइक के बाद पावलोव। ये जो सभी समर्थक थे वो व्यवहारवाद के समर्थक थे। देखो, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, इसके बाद व्यवहार का विज्ञान। तो इसी के आधार पर वुडवर्थ ने एक डेफिनेशन दी। डेफिनेशन बहुत आसानी से याद हो जाएगी। वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का त्याग किया, इसके बाद मन का त्याग किया, इसके बाद चेतना का त्याग किया, और आज के लिए व्यवहार के रूप में जानी जाती है। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, इसके बाद मन का त्याग किया, इसके बाद चेतना का त्याग करके आज के लिए व्यवहार के रूप में बनी हुई बैठी है। ये जो डेफिनेशन थी ये वुडवर्थ की थी, ठीक है ना। तो याद करने के लिए इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि डेफिनेशन याद ना करें। पहले किसका त्याग किया? आत्मा का, फिर किसका? मन का, फिर किसका किया? चेतना का, फिर किसका किया? व्यवहार का। और आजकल ये क्या बनी बैठी हुई है? व्यवहार का रूप धारण किए बैठी हुई है। कौन? मनोविज्ञान। तो आज हमने सीखा है कि मनोविज्ञान के बारे में, इतिहास इसका क्या है। अब हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की होगी। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अब जो हम मिलेंगे नेक्स्ट में, तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी मिलेगी। तो ये बहुत दिन बाद आज हमारी आपकी मुलाकात हुई है, और अब कोशिश रहेगी कि ये मुलाकात जारी रहे। और ये इसलिए अगर आपको अच्छा लगे और समझ में आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली में, कोई भी आपके पास ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी ग्रुप में फैलाइए और
उन्हें भी अपने इस परिवार का हिस्सा बनाइए। और ये क्लासें जो हैं, जो बच्चे जो शिक्षक भर्ती या कोई भी एक वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ सब्जेक्ट जो सिर्फ टीचिंग लाइन्स में पूछे जाते हैं, लेकिन जैसे साहिल सर आपके हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो प्रत्येक वनडे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनके साथ भी शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।